हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। आप सब प्लस वन के स्टूडेंट्स हो और आज जो हमारी क्लास है वो है वीडियो नंबर 7। आप सब जानते हो मेरे बेटा, चैप्टर नंबर 2 हम फिनिश कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 भी हम फिनिश कर चुके हैं। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3। आज चैप्टर नंबर 3 भी बच्चे आपका ओवर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा चैप्टर है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। अगर जिस बच्चे ने बुक ले ली है, अगर मेरे बच्चे आप अपनी बुक को ओपन करोगे तो आपको ये बहुत लेंथी चैप्टर मिलने वाला है। आप सोचोगे सर ये चैप्टर तो खत्म ही नहीं हो रहा, पर बच्चे जितना मैंने आपको पढ़ाया है सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आएगा, जो आपके फ्यूचर के लिए रेलिवेंट है, प्लस जो आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेगा, सब कुछ हमने कवर किया है। ठीक है, उससे पहले कुछ बच्चों की क्वेरी थी। वो क्या डाउट था बच्चों का? बच्चों का डाउट था सर, मैंने बोला हाँ जी सर, आप ना हमें डेफिनेशन नहीं लिखवाते हो। आपने कॉन्सेप्ट कराया गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, आपने उसकी डेफिनेशन तो लिखी थी पर एक्रूअल की डेफिनेशन आपने नहीं लिखी। उसके बाद सर कल भी आपने 6 प्रिंसिपल कराए हैं, सिर्फ आपने वो समझाए थे, हमें डेफिनेशन आपने नहीं लिखवाई। बेटा वो डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा भी नहीं। करना क्या है आपको, आज शायद हो सकता है आपके पास बुक ना हो, कोई बात नहीं, 1, 2, 3 दिन में आपके पास जब बुक्स आ जाएंगी ना, तो जो मैंने पढ़ाया है आपको बुक में पढ़ना है, उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अगर आपको अंडरलाइन खुद करके समझ आ गया कि कितना पढ़ना है तो वेल एंड गुड है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया कि सर कितना अंडरलाइन करें कितना छोड़ें, तो मेरे बेटा आप सब एक बार अपनी बुक्स ले लो, फिर मैं आपको लाइव सेशन लेके, हम एक लाइव सेशन लेंगे, आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट अंडरलाइन करा दूंगा कि ये हमें पढ़ना है, ये हमें नहीं पढ़ना। आपने थ्योरी के नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सब कुछ नोट करना है। जैसे एक्रूअल समझाया था, जिस साल का खर्चा है उस साल में रिकॉर्ड करो। आप इसको एग्जाम्पल के साथ नोट कर सकते हो। अगर आपके पास डेफिनेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आपकी बुक्स आ जाएंगी। डेफिनेशन बच्चे हमें वहां से करनी है। बेसिकली हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है कॉन्सेप्ट्स को समझना। कि कल हमने पढ़ा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हमें समझ आया। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है ये हमने आज पढ़ना है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है। हमें ये समझना है, बस सिर्फ समझना है। नोट आपको ये नहीं करना, आपको अपनी लैंग्वेज में नोट करना है इसको। जो फुल फ्लेज मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो हमें बेटा बुक से ही करनी होती है, उसके हमें नोट्स नहीं बनाने। ठीक है जी, तो हमारे पास प्लस 1 में 11 प्रिंसिपल्स थे। कितने प्रिंसिपल हैं जी? 11 प्रिंसिपल है हमारे पास। अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, 6 + 5, ये 6 हमारे डन हो चुके हैं। ये 5 बच्चे हमारे पेंडिंग है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो ये 5 हमारे पेंडिंग है, ये नाम लिखे हैं इनके 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th। बस बच्चे आज हमें ये 5 प्रिंसिपल प्लस एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है हमें ये पढ़ना है। उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेक्चर है और आज की जो वीडियो है बेटा वो खत्म हो जाएगी। इजी, बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, प्रिंसिपल नंबर 7, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या है जी? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फटाफट नोट कीजिए,
फटाफट नोट कीजिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बेटा क्या बोलता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्या बोलता है जी, ध्यान से समझिए। देखो जी बच्चे, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, एक वर्ड, एक टर्म पढ़ाई थी जिसका नाम था डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, फटाफट बताओ क्या होता है। सर हाँ जी सर, मैं बताऊं, हाँ जी बेटा आप बता दो। सर डेप्रीसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू में कमी। बिल्कुल ठीक, डेप्रीसिएशन मीन एसेट की वैल्यू में कमी। सपोज करो आज हमने कोई मोबाइल लिया, क्या लिया जी, आज हमने कोई मोबाइल लिया 40,000 रुपीज का, कितने का, 40,000 रुपीज का, ईयर 1 में। तो जब बच्चे ईयर 1 में मैं अपने अकाउंट्स बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा मोबाइल की वैल्यू कितनी है, 40,000। अब सपोज करो बच्चे ये ईयर 1 है, ईयर 2 में क्या मोबाइल की वैल्यू 40 रहेगी, नहीं, मोबाइल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब मैं ईयर 2 के अकाउंट्स बनाऊंगा ना, उसमें लिखूंगा आज मेरे मोबाइल की वैल्यू कितनी है, 35,000 रुपीज। आज मैं ईयर 2 में मैं वैल्यू 40 नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि बच्चे 5,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। ईयर 3 में मैं मोबाइल की वैल्यू लिखूंगा 30,000 रुपीज। ईयर 4 में सपोज करो मेरे मोबाइल की वैल्यू कितनी रह गई, हर साल 5,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है, 25,000 रुपए। समझ आती है जी। और ईयर 5 में मैं लिखूंगा आज मेरे मोबाइल की वैल्यू है 20,000 रुपीज। ठीक है जी। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 1 ना इधर लिख दो, लो इधर लिख दो ताकि सिमेट्री बन जाए। लो जी, ईयर 1 में मोबाइल लिया 40 का, क्या नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू 40 रहेगी, नहीं बच्चे, नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जितनी कम हो जाएगी मैं लिख दूंगा 35। नेक्स्ट ईयर फिर कम होगी, मैंने बोला आज मोबाइल की वैल्यू रह गई है 30,000। ईयर 4 में मोबाइल की वैल्यू रह गई 25,000 और ईयर 5 में मोबाइल की वैल्यू रह गई 20,000 रुपीज। तो बच्चे एक्चुअली अकाउंटिंग ऐसे होती है कि हर साल एसेट की वैल्यू को रिवाइज करना होता है। अगर बढ़ गई तो बढ़ी हुई वैल्यू लिखते हैं, अगर कम हो गई तो कम हुई वैल्यू लिखते हैं। ठीक है जी, समझ आ रहा है, वेरी गुड। बच्चे ये क्या है, एवरी ईयर हमें एसेट की वैल्यू को ऐसे रिकॉर्ड करना होता है। अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट मुझे पसंद ही नहीं है, और एक और मजे की बात, आजकल ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। क्यों नहीं यूज होता बेटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन को कंसीडर करता ही नहीं, एप्रिसिएशन को कंसीडर करता ही नहीं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी हिस्ट्री पुरानी, वो कहता है पुरानी वैल्यू पे ही एसेट को रिकॉर्ड करो। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की, बच्चे आजकल ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ज्यादा फॉलो नहीं होता, हम अकाउंटिंग ऐसे करते हैं, ऐसे, ठीक है ना। अगर सेम क्वेश्चन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट से करना हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये क्या बोलता है, ईयर 1 में मोबाइल लिया 40,000 रुपीज, बच्चे ईयर 2 में मोबाइल की वैल्यू कितनी रहेगी, 35 रहेगी ना। पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज हमें एसेट की वैल्यू को रिवाइज नहीं करना, ईयर 2 में भी मोबाइल की वैल्यू दिखाओ 40,000 रुपीज। ईयर 3 में भी मोबाइल की वैल्यू कितनी दिखाओ, 40,000 रुपीज। ईयर 4 में भी मोबाइल की वैल्यू कितनी दिखाओ, 40,000 रुपीज। एंड ईयर 5 में भी मोबाइल की वैल्यू कितनी दिखाओ, 40,000 रुपीज। देखो बच्चे डिफरेंस समझो, ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट और ये है हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग जो हम करते हैं। बच्चे नॉर्मल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, एसेट की जितनी मार्केट वैल्यू रहती है ना उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कि भैया आज 40 है, अब कम हो गई, फिर कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई। एक्चुअली सही तरीका यही है, अकाउंटिंग ऐसे ही होनी चाहिए। पर बच्चे पहले एक तरीका फॉलो होता था जिसका नाम था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज एसेट को आपको रिकॉर्ड करना है उसकी
हिस्टोरिकल वैल्यू पे। आपने फर्स्ट टाइम एसेट को जितने का बाय किया है, नेक्स्ट ईयर भी उसकी वैल्यू को उतना ही शो करो, नेक्स्ट ईयर भी उसकी वैल्यू को उतना ही शो करो। तो बच्चे देखो, एक्चुअली में ईयर 5 में मेरे मोबाइल की वैल्यू है 20,000 रुपए। अगर 5 साल बाद मैं अपना मोबाइल सेल करने जाऊंगा तो मुझे मिलेंगे 20,000 रुपए। पर अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू अकाउंट्स बनाऊंगा तो मुझे ईयर 5 में भी अपनी मोबाइल की वैल्यू दिखानी पड़ेगी 40,000 रुपए। पुरानी वैल्यू पे दिखाना है मुझे 40,000 रुपए। तो देखिए बेटा, क्या ये कहीं ना कहीं गलत है ना? हाँ जी सर, ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट गलत है, पर बच्चे हमें इसको ऐसे ही पढ़ना है। सर तो फिर ये गलत कॉन्सेप्ट आया क्यों अकाउंट्स में? बच्चे एक्चुअली में ये गलत नहीं है, एक्चुअली में ये गलत नहीं है। इसके साथ एक कंडीशन और है जो इसको ठीक कर देती है, पर अभी आपके सिलेबस में वो कंडीशन नहीं है, आपको नहीं पढ़नी। अगर कोई आपसे पूछे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, आपने इतना बताना है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज कि हमारी जो भी एसेट है उसको पुरानी वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है, ना उसकी वैल्यू को कम करना, ना उसकी वैल्यू को बढ़ाना। हमने जितने की स्टार्टिंग मिली थी, हर साल ईयर बाय ईयर हमने उसकी सेम वैल्यू को दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल फटाफट आपको एक मैं बात दिखाता हूं, फटाफट। बच्चे सपोज करो आपने एक लैंड ली, क्या ली? लैंड ली बच्चे 5 लाख की। कितने की लैंड ली आपने मेरे बेटा? 5 लाख रुपीस की लैंड ली ईयर 1 में। तो ईयर 1 में आप दिखाओगे लैंड की वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपीस। सपोज करो बच्चे ईयर 2 में लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई। आपको पता है ना, आप जब लैंड लेते हो तो लैंड एक ऐसी एसेट है जो डेप्रिसिएशन कम होती है और एप्रिसिएशन ज्यादा होता है। तो बच्चे हुआ क्या, आपकी आज की डेट में लैंड की वैल्यू है 7 लाख। कितनी हो गई? 7 लाख हो गई, बढ़ गई। पर बच्चे अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ईयर 2 में भी लैंड की वैल्यू कितनी आएगी? ईयर 2 में 5 लाख की 5 लाख ही रहेगी, ना कोई एप्रिसिएशन ना कोई डेप्रिसिएशन। अगर ये 5 लाख की वैल्यू 4 लाख की हो जाती ना अगले साल, तब भी आप अपनी बुक्स में इसको 5 लाख का ही रिकॉर्ड करोगे, इसको आप इग्नोर कर दोगे। समझ आ गई बच्चे? होप सो आपको समझ आया। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज कि एसेट की वैल्यू को ना बढ़ाना है ना गिराना है। जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी जब हमने उसको बाय किया था, हमेशा उसको उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। समझ आ गई बच्चे? होप सो आपको क्लियर है। किसी को डाउट होगा आप पूछ सकते हो, सर इसकी डेफिनेशन कैसे लिखें, सर इसको मीनिंग में कैसे लिखें? मेरे बच्चे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया है ऐसे ही आपको एग्जांपल को रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, जैसे बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया है ऐसे ही आपको एग्जाम्पल को नोट करना है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेना, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन दोनों को इग्नोर कर दो। ईयर बाय ईयर जो एसेट की ओरिजिनल वैल्यू थी ना पहले साल में, उसी पे रिकॉर्ड करनी है। ये कॉन्सेप्ट आजकल इतना फॉलो नहीं होता। ठीक है, एग्जैक्ट जो इसका मीनिंग है जब बुक आएगी तो हम उसमें से उसको जरूर रीड करेंगे। ठीक है जी, अब है बच्चे नेक्स्ट प्रिंसिपल, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है जी? मैचिंग कॉन्सेप्ट। बड़ा ही सिंपल सा है, बड़ा ही छोटा सा है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, 1 मिनट में इसको समझेंगे। बच्चे देखो, सपोज करो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है। आपने कोई खर्चा किया ईयर 1 में। देखो एक बिजनेसमैन है, पहले वो खर्चा करता है तभी तो बाद में इनकम आती है। कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करेगा तभी तो इनकम आएगी। अगर आपने कोई खर्चा किया ईयर 1 में, ईयर 1 में एक्सपेंस किया, पर इसकी इनकम आई ईयर 2 में, इसकी इनकम आई ईयर 2 में, तो बच्चे जिस साल इनकम आई है ना, आप इस खर्चे को उसी साल में लेके चले जाओगे। कहने का मतलब अगर ईयर 2 में कोई इनकम हुई है, सपोज करो ईयर 2 में आपकी इनकम हुई 5 लाख की, और इस इनकम को करने के लिए आपने ईयर 1 में 2 लाख रुपए खर्च किए थे। ईयर 1 में आपने 2 लाख रुपए
खर्च किए थे, तो बच्चे आपने यहीं पे मान लेना है कि ईयर 1 में आपने क्या मानना है। देखो बच्चे, जो ये खर्चा हुआ, ये खर्चा इस इनकम के लिए हुआ था ना, इनकम हुई है ईयर 2 में, खर्चा हुआ ईयर 1 में, तो बच्चे हम मैच कर देंगे, इनकम को खर्चे के साथ मैच करना है, यानी जिस ईयर में इनकम मानेंगे उससे रिलेटेड खर्चा उसी ईयर में मानेंगे। तो 2 लाख का खर्चा हम इसको ईयर 2 का एक्सपेंस ही मानेंगे कि ईयर 2 में हमारा 2 लाख का एक्सपेंस हुआ। देखो मैच हो गया ना, पहले खर्चा अलग इनकम अलग हुआ था, अब हमने मैच कर दिया, जिस साल की इनकम उस साल में ही खर्चे को डाल दिया, दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ईयर 2 में हमने टोटल 3 लाख रुपए कमाए, 5 लाख रुपए आए, 2 लाख रुपए गए, तो कमाए कितने, 3 लाख का ईयर 2 में हमें प्रॉफिट हुआ। सिंपल सी बात है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पेपर में नहीं आता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बच्चे को पता होना चाहिए क्या होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। दोबारा से बेटा, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है मेरे बेटा, जिस साल की इनकम है, आपने जिस साल में इनकम कमाई है ना, आप देखो क्या उस इनकम को कमाने के लिए कुछ खर्चे हुए थे। हाँ, जो भी खर्चे हुए थे उसको उठा के उसी साल में डाल दो जिस साल में इनकम हुई है, यानी इनकम और एक्सपेंस को आपस में मैच कर दो, दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। इससे ज्यादा आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। होप सो आपको समझ आया। अगर नहीं समझ आया है तो 9988492448, ये क्या है बच्चे, मेरा नंबर है, आपको इसमें कॉल कर लेनी है और डाउट ले लेना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बच्चे आपका ड्यूल एस्पेक्ट। देखो बच्चे, जो प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, देखो करने हमें सारे हैं, जो प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पे मैं अपने आप टाइम लगा लूंगा। आपने देखा होगा प्रूडेंस के ऊपर कल मैंने कम से कम एक स्टोरी सुनाई और 15 मिनट लगा दिए थे, और मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने 3 मिनट लगाए, क्योंकि बच्चे मैचिंग कॉन्सेप्ट इजी सा टॉपिक है, सिर्फ करना क्या है, मैचिंग, नाम से पता चल रहा है मैच कर दो, एक्सपेंस और इनकम को आपस में मैच कर दो। ऐसा नहीं इनकम किसी और साल में, एक्सपेंस किसी और साल में, फिर मैच थोड़ी हुआ। जो इनकम और एक्सपेंस आपस में रिलेटेड है उनको एक ही साल में डाल दो, एक ही साल में मैच कर दो, ठीक है जी। ड्यूल एस्पेक्ट, बच्चे ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है सिंपल सी एक बात, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट। क्या जी, ड्यूल एस्पेक्ट बोलता है हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। सर हम समझे नहीं आपका मतलब, ओके एक एग्जांपल से समझते हैं फटाफट। एग्जांपल देखो बच्चे, अकाउंट्स के अंदर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। अभी के लिए भूल जाओ डेबिट क्रेडिट, सिंपल याद रखो, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट। फॉर एग्जांपल बच्चे देखो, आज मैं कार लेने गया, बच्चे आज मुझे मार्केट से नई कार लेनी है, तो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, इसके 2 इफेक्ट बताओ। इसके 2 इफेक्ट हैं, एक है कार, एक है कैश। कार आएगी, जब मैं कार लेने जाऊंगा तो कार आएगी और कैश जाएगा। देखो मैं कार लेने गया, एक ट्रांजैक्शन है, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट हैं। अगर कार आएगी तो कैश जाएगा, कैश विल गो, कार विल कम। समझ आ गई? अभी आपको कम गो कुछ नहीं देखना, आएगा जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर समझ आया बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ आया तो बच्चे अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज ड्यूल एस्पेक्ट, तो आपने बोलना है एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट। सिर्फ इतनी सी लाइन बोल देनी है, एवरी ट्रांजैक्शन इज 2 इफेक्ट, वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। CR लिख सकते हो, क्रेडिट। ठीक है जी। अब बच्चों के मन में डाउट आ गया होगा, सर क्रेडिट का मतलब तो उधार होता है, क्रेडिट का मतलब तो उधार होता है। बच्चे देखो 2 तरह के क्रेडिट हैं, एक तो है डेबिट और क्रेडिट जो ऐसे चलते हैं, और एक है सिंगल क्रेडिट। बच्चे इसका मतलब तो उधार होता है, अगर आएगा ना क्रेडिट इसका मतलब तो उधार है,
और इस डेबिट इस क्रेडिट का क्या मतलब है ये आपको अभी समझ नहीं आएगा। हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7। उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। होप सो आपको ये बात क्लियर है कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। ठीक है जी, तो सिंपल सी एक बात है, सिंपल सी क्या बात है, हाँ ये वाला क्रेडिट और ये वाला क्रेडिट दोनों अलग अलग है। अभी सिर्फ आपको एक ही क्रेडिट आता है, क्रेडिट का मतलब उधार, कि गुड्स बाय ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट अलग है। और ये वाला डेबिट और क्रेडिट, ये वाला क्रेडिट अलग है। ये क्या होता है बाद में बताऊंगा। तो दोबारा से अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ड्यू रिस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट। आपको लिखना है एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट, बस और कुछ नहीं। ये ट्रांजैक्शन के टू इफेक्ट क्या होते हैं आपको एग्जांपल दिया, बहुत अच्छी बात है, समझ आया। एक इफेक्ट होगा डेबिट, एक इफेक्ट होगा क्रेडिट। ये होता क्या है ये हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, अभी के लिए बस याद करना है इसको। होप सो ये भी आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है बच्चे रिवेन्यू रिकॉग्निशन। क्या है जी, हमारा 10th सेकेंड लास्ट प्रिंसिपल है रिवेन्यू रिकॉग्निशन। क्या है जी, रिवेन्यू रिकॉग्निशन। नोट करो फटाफट। हाँ जी बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन। बच्चे देखो रिवेन्यू का मतलब क्या होता है। रिवेन्यू का मतलब होता है सेल, यू कैन से सेल, ठीक है ना। वैसे तो अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो रिवेन्यू का मतलब है जितना भी पैसा आ रहा है ना, जितना भी पैसा कंपनी के पास आ रहा है वो सारा उसका क्या है, रिवेन्यू है। ठीक है जी, पर अब देखो सेल क्या होता है बच्चे, सेल में भी कंपनी सेल करती है, पैसा आता है। जनरली कंपनी के पास जो पैसा आता है वो सेल करने से ही आता है, तो इसीलिए अभी के लिए मान के चलो रिवेन्यू का मतलब क्या, सेल। सेल बच्चे देखो रिवेन्यू का मतलब होता है जितना कंपनी के पास पैसा आ रहा है। तो बच्चे पैसा आता कहां से है, सारा सेल से आता है। कंपनी सेल करेगी तभी तो पैसा आएगा। तो बच्चे रिवेन्यू का मतलब क्या, सेल। वो कहते हैं सेल रिकॉग्निशन, कि सेल को रिकॉग्नाइज कब करना है, यानी सेल को बुक्स में रिकॉर्ड कब करना है। क्या जी, दोबारा से वो कहते हैं सेल को रिकॉग्नाइज कब करना है, यानी सेल को बुक्स में रिकॉर्ड कब करेंगे। ये प्रिंसिपल बताएगा सेल को बुक्स में रिकॉर्ड कब करेंगे। आइए समझते हैं। देखो बच्चे, टू कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड, ट्रांजैक्शन एंटर हो चुकी हो, प्लस ऑब्लिगेशन टू रिसीव मनी, ऑब्लिगेशन टू रिसीव मनी इज एस्टेब्लिश्ड। देखो बच्चे, अगर ये समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्चुअली में ना ये इतना सिंपल नहीं है। आपकी बुक में मेरे हिसाब से ये प्रिंसिपल होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी उन्होंने डाल दिया। ठीक है बच्चे, एक्चुअली में रिवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर ना एक एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9। सर अब ये एएस क्या होता है? बच्चे एएस होता है, ये बहुत बड़े रूल्स होते हैं। यानी एक एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आज मैं बताऊंगा क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 में वैसे बताया गया है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कब करेंगे। पर आप बच्चों के लिए आपको दो बातें याद रखनी है, ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड, ट्रांजैक्शन हो चुकी हो, प्लस ऑब्लिगेशन टू रिसीव मनी इज एस्टैब्लिश्ड, या फिर आप इसको लिख सकते हो राइट, ऑब्लिगेशन से लिख सकते हो राइट, सिंपल कर दिया मैंने, राइट टू रिसीव मनी इज एस्टैब्लिश्ड। क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझते हैं।
देखो बच्चे, सपोज करो ये मेरे 2 साल है, होप सो आपको दिख रहा होगा, नोट करो फटाफट इसको नोट कर लिया आपने, इसको नोट कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूं। सुनो जी ध्यान से बच्चे, ये 2 ईयर है, ईयर 1 ईयर 2, ठीक है बच्चे। बेटा देखो मैंने ना यहां पे सेल कर दी, सेल कहां कर दी मैंने, ईयर 1 में सेल कर दी, मुझे मनी रिसीव्ड हुई है, यहां पे मनी रिसीव्ड हुई ईयर 2 में, सेल मैंने करी यहां पे, मनी पैसे मुझे आए यहां पे। तो बच्चे मैं इसको किस समय सेल रिकॉर्ड करूंगा, मैं ईयर 1 की सेल मानूंगा या ईयर 2 की सेल मानूंगा? सर एक्रूवल देखना पड़ेगा। नहीं बच्चे, एक्रूवल नहीं है ये एक्रूवल नहीं है, ये तो है रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, सेल यहां पे बुक करूं या सेल यहां पे बुक करूं। बच्चे आपको 2 बातें देखनी है। पहली बात, आपकी ट्रांजैक्शन कब हुई, आपकी ट्रांजैक्शन हुई यहां पे, सेल तो आपने यहां कर दी, ईयर 1 में हुई, पहली कंडीशन थी ट्रांजैक्शन कब हुई, ईयर 1 में हुई। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चे, मेरा राइट, जब मैंने ईयर 1 में सामान दे दिया तो ईयर 1 में ही मेरा राइट एस्टेब्लिश हो गया, ईयर 1 में मैं उससे पैसे मांग सकता हूं, ईयर 1 में मेरे पास राइट है कि भैया तू मुझे पैसे दे दे। तो ईयर 1 में ही सेल हुई, ईयर 1 में ही ट्रांजैक्शन हुई और ईयर 1 में ही राइट एस्टेब्लिश हो गया, ईयर 1 में ही राइट एस्टेब्लिश्ड हो गया। तो बच्चे ईयर 1 में ही दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ईयर 1 में ही रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। सिंपल सी बात थी, ठीक है। यानी जब मेरी सेल हुई तब बच्चे मैं उसको क्या बोलूंगा कि भैया मेरी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर दो, चाहे पैसे आए चाहे पैसे ना आए। अगर बच्चे समझ आया बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ आया ना, ये 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, कौन कौन से, एक रिवेन्यू रिकॉग्निशन और एक मैचिंग कॉन्सेप्ट। समझ आए बहुत बढ़िया, नहीं समझ आए टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा अकाउंट्स और पढ़ो, आपके 15-20 दिन हो जाने दो, फिर इसको हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को दोबारा पढ़ लेंगे। जनरली मैं इनको दोबारा भी पढ़ाता हूं, थोड़ा सा और आपको अकाउंट्स पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी अगर बात देखें, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, खर्चे को इनकम से मैच करना है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या है, वो कहते हैं रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, हाँ जी हम रिवेन्यू को उस दिन रिकॉग्नाइज करेंगे जिस दिन हमारी सेल हो जाएगी, प्लस पैसे मांगने का हक हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। लास्ट एंड सबसे इजी प्रिंसिपल, ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, क्या है जी, लास्ट प्रिंसिपल है हमारा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव। बच्चे मुझे बताओ अकाउंट्स कैसे होने चाहिए, क्या अकाउंट्स में कोई फ्रॉड होना चाहिए या फ्री फ्रॉम फ्रॉड होना चाहिए? सर अकाउंट्स में कोई फ्रॉड नहीं होने चाहिए, अकाउंट्स फ्री होना चाहिए, फ्री मतलब फ्रॉड उसके अंदर ना हो, फ्री फ्रॉम फ्रॉड। अकाउंट्स कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रॉड। अकाउंट्स ऐसे मेंटेन होने चाहिए जिसके अंदर कोई फ्रॉड ना हो, ठीक है जी। पहली बात समझ आ गई, अकाउंट्स कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रॉड। दूसरा क्या बोलते हैं बच्चे, आप समझते हो बायसनेस क्या होती है? बायसनेस देखो बच्चे, मान लो मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट। एक स्टूडेंट से मैं प्यार करता हूं, एक स्टूडेंट को मैं प्यार नहीं करता, तो बच्चे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं बायसनेस कर रहा हूं, मैं एक स्टूडेंट को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, एक को नहीं दे रहा। क्या ऐसा होना चाहिए? सर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अकाउंट्स बनाते हुए भी क्या कोई बायसनेस होनी चाहिए? नहीं, अकाउंट्स बनाते हुए कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो अकाउंट्स क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायसनेस, ठीक है। तो बच्चे वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट का मतलब है, इसके अंदर बोला गया है आप जब भी अकाउंट्स बनाओ तो आपको कोई फ्रॉड नहीं करना, आपको कोई बायसनेस नहीं करनी, साथ ही साथ आप जो भी अकाउंट्स बनाओ अगर हम उसको वेरीफाई करना चाहें, क्या करना चाहें, वेरीफाई करना चाहें, चेक करना चाहें, तो वो वेरीफाई हो जाने चाहिए। ऐसे अकाउंट्स होने चाहिए
समझ आ गई? बड़ा ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव बोलता है कि अकाउंट्स के अंदर कोई फ्रॉड ना हो, कोई बायसनेस ना हो, और जब भी हम अकाउंट्स को वेरीफाई करना चाहें, वेरीफाइबल, जब भी हम अकाउंट्स को वेरीफाई करना चाहें तो वो इजीली एविडेंस के थ्रू वेरीफाई हो जाएं। चलो जी, फटाफट हमारे 11 के 11 ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुके हैं, 11 के 11 प्रिंसिपल्स खत्म हो चुके हैं। फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज बिजनेस इज डिफरेंट, ऑनर इज डिफरेंट। हमें जो अकाउंट्स बनाने हैं वो बिजनेस के बनाने हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं। सेकंड है बच्चे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल सेज उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो जिनको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जिनको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। नंबर 3, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल सेज अकाउंटिंग पीरियड शुरू होगा 1 अप्रैल से, खत्म होगा 31 मार्च को। फोर्थ, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल सेज सारी इंपॉर्टेंट आइटम्स को डिस्क्लोज करो, किसी भी इंपॉर्टेंट आइटम को छुपाना नहीं है। फिफ्थ इज मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। बच्चे मैटेरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है कौन सी आइटम इंपॉर्टेंट है, कौन सी आइटम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मतलब मटेरियल, कौन सी आइटम मटेरियल है, कौन सी इंफॉर्मेशन मटेरियल नहीं है। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके पता चलने से इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो जाए, दैट इज मटेरियल इंफॉर्मेशन। अगर किसी इंफॉर्मेशन के पता चलने से इन्वेस्टमेंट के डिसीजन पे कोई फर्क नहीं आता, दैट इज कॉल्ड नॉन मटेरियल इंफॉर्मेशन। 6th था बच्चे प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब समझदार। फ्यूचर के प्रॉफिट को बुक नहीं करना, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट फ्यूचर के लॉस को आज ही बुक कर लेना है, दैट इज प्रूडेंस। नंबर 7, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज एसेट को ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, चाहे एसेट की वैल्यू कम हो चाहे एसेट की वैल्यू ज्यादा हो, हमें उसको उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, कम ज्यादा वैल्यू को नहीं करना। एवरी ईयर सेम वैल्यू पे एसेट को रिकॉर्ड करो। मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट सेज जिस साल का खर्चा है, जिस साल की इनकम है, उस साल को आपस में मिला दो और अलग अलग रिकॉर्ड मत करो। 9th है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट वेरी इजी, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है? हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। अब है रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है कि हमें रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है? पहली बात बच्चे, जब ट्रांजैक्शन एंटर्ड हो जाए तब। सेकंड, हमारा राइट एस्टेब्लिश हो जाए, हम उससे पैसे मांग सकें। देखो बच्चे, मान लो मैंने किसी पर्सन को सेल नहीं की, तो क्या मैं उससे पैसे मांग सकता हूं? मैं उससे पैसे नहीं मांग सकता। जब मैं सेल करूंगा तभी तो राइट एस्टेब्लिश होगा ना। तो बात समझ आई? जैसे ही मेरा राइट एस्टेब्लिश हुआ, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई, तब बच्चे हम क्या करेंगे? रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देंगे। और वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव सेज अकाउंट्स में कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, अकाउंट्स में कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और अगर आपके अकाउंट्स को हम वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकें। ठीक है जी, प्रिंसिपल ओवर। आज का लास्ट टॉपिक। सर हाँ जी बेटा, सर अभी कितनी क्लास रहती है? खत्म बेटा खत्म, आज की क्लास खत्म। आज की क्लास बस छोटी सी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लास्ट टॉपिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नोट करो, पहले समझाऊंगा बाद में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस, आर सेट ऑफ गाइडलाइंस generally accepted accounting principle that are followed for preparation and presentation
प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस बच्चे आज का लास्ट टॉपिक है, हमें यह पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। फटाफट नोट कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है जी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेट ऑफ गाइडलाइंस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो जी बच्चे, एक कंपनी को पता कैसे चलेगा अकाउंट्स कैसे बनाने हैं? इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस है, टाटा है, मारुति है, सुजुकी है, होंडा है, हीरो है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। पहली बात, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये बड़ी कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं या छोटी कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं? बेटा ये छोटे बिजनेस पे एप्लीकेबल नहीं होते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए हैं। ये नहीं है कि किराने की दुकान वाला, एक डिपार्टमेंटल स्टोर वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। नहीं बच्चे, उसको ये फॉलो करने मैंडेटरी नहीं है। पर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने जरूरी है। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं? बच्चे अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स है। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बोलते हैं अगर किसी कंपनी को अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना होगा। यानी जो कंपनी अकाउंट्स को प्रिपेयर करना चाहती है, अकाउंट्स को प्रेजेंट करना चाहती है, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं कैसे अकाउंट्स को बनाना है, कैसे अकाउंट्स को प्रेजेंट करना है। तो बच्चे व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस। क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? बच्चे ये कुछ गाइडलाइंस हैं, ये हमें गाइड करती हैं। अकाउंट्स कैसे बनाना है हमें गाइड करेंगी। तो क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस। ये लाइन पढ़ो, उसके बाद आ जाओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट आर फॉलोड। बच्चे जिसको हम फॉलो करते हैं, किस लिए फॉलो करते हैं? फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? अभी के लिए समझ लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है अकाउंट्स। आगे आगे जब बढ़ोगे तब आपको इसका मतलब समझ आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ठीक है जी, तो क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट आर फॉलोड, जो कि फॉलो होती हैं फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बच्चे क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसकी हेल्प से हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। तो दोबारा से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस that are followed for preparation and presentation of accounts या फिर of financial statements। accounts को हम financial statements भी बोलते हैं अभी के लिए। सर फिर ये क्या लिखवाया आपने? ये 4 वर्ड, ये तो पढ़ाए ही नहीं बच्चे। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि GAAP, GAAP। बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? जनरली एक्सेप्टेड। ये जनरली हर जगह एक्सेप्टेड होते हैं। ये क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस भी है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब जो जनरली हर जगह एक्सेप्ट होते हैं। तो समझ आइए बच्चे, क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? बच्चे देखो, मान लो आज मैंने एक नया बड़ी कंपनी खोली, मैं अपने अकाउंट्स कैसे बनाऊंगा? कैसे मुझे पता चलेगा? तो बच्चे अकाउंट्स बनाने के लिए मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हेल्प लूंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मुझे गाइड करेंगे कि मुझे अपने अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, कैसे प्रेजेंट करने हैं। ठीक है बच्चे, होप सो आज की क्लास आपको समझ आई।
अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है आज की क्लास में, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।